छत्रपति शिवाजी महाराज आपका स्वराज अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, छत्रपति शिवाजी महाराज आपका स्वराज अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, फूले आपका स्वराज अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, फूले जी आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, शाहू जी आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, शाहू जी आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगा पूरा, तो बाबा आपका मिशन, बीएसपी करेगा पूरा, बाबा आपका मिशन अधूरा। बीएसपी करेगा पूरा, अरे ओबीसी भाइयों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, अरे ओबीसी भाइयों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, अरे आदिवासी भाइयों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, अरे आदिवासी भाइयों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, अरे मुस्लिम भाइयों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, अरे मुस्लिम भाइयों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, अरे अपना बहुजन धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, अरे अपना बहुजन धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ, अरे अपना बहुजन धोखा खाओ, देश में अपना शासन लाओ। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अथक प्रयत्नांना आपल्याला संविधानिक आरक्षण मिळाले, परंतु गेल्या 70 वर्षात ज्या लोकांची सत्ता राहिली त्यांनी घटना दुरुस्तीच्या नावाने अनेक वेळा दुरुस्ती केली। त्याच सत्तेच्या लोकांना कॉपी करत वर्तमान सरकारने सुद्धा संविधानाच्या अनेक कलमात दुरुस्त करण्याचं षडयंत्र रचलं। वर्तमान सरकारने तर ईडी, सीबीआय व न्याय व्यवस्थेचा दुरुपयोग करून एससी, एसटी, ओबीसीच्या विरोधात निर्णय देणे सुरू केले आहे। अशाच प्रकारे दिनांक 1 ऑगस्ट 2024 ला 7 जजेसच्या खंडपीठाने एससी व एसटी जातीचे वर्गीकरण करून अ, ब, क, ड श्रेणी पाडून जातीमध्ये विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे व दुसरा निर्णय एससी व एसटी जातींना क्रीमी लेयर लावून त्यांच्या नोकऱ्या संपविण्याचा व सर्वांच्या घशात घालण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। ज्या लोकांना तुम्ही आम्ही लोकसभेच्या 2024च्या निवडणुकीत भरभरून मत दिली व ते लोक आज आमच्या आरक्षणावर एकही शब्द बोलायला तयार नाही, तेव्हा आपल्याला आपले संविधानिक अधिकार वाचवायचे असतील तर आपल्या सगळ्यांना पुढे येऊन जन आंदोलन उभे करावे लागेल। त्यामध्ये महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे। तेव्हा सर्व समाजातील महिला पुरुषांनी येणाऱ्या आपल्या मुलाबाळांसाठी अधिकार वाचविणे गरजेचे आहे। त्याकरिता आपण सगळे इथे उपस्थित आहोत। शाहू भीमानंतर बहुजनांचा वाली, घरोघरी पेटविल्या क्रांतीच्या मशाली। या कामाचे कुणालाही, अरे या कामाचे कुणालाही मागितले ना दाम, अहो मागितले ना दाम, अहो मागितले ना दाम। वारे वा धन्य कांशीराम, वारे वा धन्य कांशीराम, वारे वा धन्य कांशीराम, वारे वा धन्य कांशीराम, वारे वा हत्ती जेव्हा निघतो मैदानात, निघतो मैदानात, निघतो मैदानात, निघतो मैदानात, निघतो मैदानात। बंगल्यामधले पिसाळलेले कुत्रे भुंकतात, कुत्रे भुंकतात, कुत्रे भुंकतात, कुत्रे
मागितले ना दाम, आजी मागितले ना दाम, वाजीवा धन्य कांशीराम. फूल शाहू भीम जी का, फूल शाहू भीम जी का, किया है जिसने काम. फूल शाहू भीम जी का, फूल शाहू भीम जी का, किया है जिसने काम. जुबा पर ये कही नाम बहुजन नायक घनश्याम. जुबा पर ये कही नाम बहुजन नायक फूल शाहू भीम जी का, फूल शाहू भीम जी का, फूल शाहू भीम जी का, किया है जिसने काम. जुबा पर ये कही नाम. क्या नाम है आपको बोलना है क्या? जुबा पर ये कही नाम बहुजन नायक घनश्याम. जुबा पर ये कही नाम बहुजन नायक घनश्याम. जुबा पर ये कही नाम बहुजन नायक घनश्याम. कहना चाहती हूँ क्या? बाबा भीम की कार्य प्रणाली जीवन में अपने उतार. गाँव शहर पहुँचाई देखो, गाँव शहर पहुँचाई देखो, उनकी विचारधारा. बहुजन समाज पार्टी मागील 5-6 महिन्यापासून सतत या विधानसभेमध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये प्रत्येक झोनमध्ये छोटे मोठे महिला मेळाव्याचे कार्यक्रम घेतलेले आहेत. राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या स्मृती दिनानिमित्त सुद्धा कार्यक्रम झालेले आहेत आणि आज या ठिकाणी या महिला मेळाव्याचा विभागीय उमरेड विधानसभातर्फे समारोपीय कार्यक्रम या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे. या कार्यक्रमाला आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थित झालात याबद्दल बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशतर्फे, बहुजन समाज पार्टी नागपूर जिल्ह्यातर्फे, बहुजन समाज पार्टी उमरेड विधानसभातर्फे आपण सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि स्वागत. मैं बहन कुमारी मायावती बोल रही हूँ. मेरा जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में हुआ. हमारा पूरा परिवार हम छोटे से घर में रहते थे. मैं 21 साल की थी और IAS अफसर की पढ़ाई कर रही थी और टीचरशिप भी कर रही थी. उस समय सितंबर 1977 की बात है. दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम था जनता पार्टी का और उस कार्यक्रम में मैं गई हुई थी और वहाँ पर साहब काशीराम जी के कुछ सहयोगी आए हुए थे और उस मंच पर उस समय के तत्कालीन नेता राजनारायण का भाषण चल रहा था और वह बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहे थे. ये शब्द सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसी समय स्टेज पे चढ़ गई और
इस शब्द का बहुत विरोध किया और कार्यक्रम पूरा समाप्त होने के बाद में मैं अपने घर गई। यह बात साहब काशीराम जी को पता चली। साहब काशीराम जी मेरे घर आए रात के 11 बजे, मुझसे बातचीत किए और मुझसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो। तो मैंने कहा मैं IAS अफसर बनना चाहती हूँ। तो साहब काशीराम जी ने कहा कि मैं तुम्हें उस मुकाम तक लेके जाऊंगा जहां दर्जनों अफसर तुम्हारे सामने फाइल लेके खड़े रहेंगे। और मैंने बहुत सोचा और मैं निकल पड़ी साहब काशीराम जी के साथ में बहुजनों के हितों के लिए कार्य करने। लेकिन यह बात मेरे पिताजी को मंजूर नहीं थी और मेरे पिताजी ने कहा यदि तुम्हें काशीराम के साथ में जाना है तो मेरा घर छोड़ना पड़ेगा। और मैंने बहुत सोचा और मैंने घर छोड़ने का निर्णय लिया और निकल पड़ी सियासत के उस सफ़र पर जिसका सपना देखना भी मुश्किल था। और दिल्ली के रामलीला मैदान से काशीराम साहब और मैंने हुकार भरी और बहुजनों के हितों के लिए कार्य करने की और बहुजनों को हुक्मरान बनाने की। और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। जब उत्तर प्रदेश की मैं मुख्यमंत्री थी तब कभी गुंडा राज नहीं था। उत्तर प्रदेश में बहुजनों के इतिहास को जीवित करने का काम किया गया। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, भारत देश को आज़ाद हुए और संविधान को लागू हुए वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि देश में और राष्ट्र में पूरे इसमें विरोधी पार्टी की सरकारें रही है, लेकिन खासकर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और किसानों, मजदूरों, अन्य मेहनतकश लोगों का खासकर विकास नहीं हो सका है। बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसमें बहुजन समाज पार्टी का बहुत सहयोग रहा है। अन्य अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण मिला है वो BSP के अथक प्रयासों से मिला है। शुरुआती दिनों में मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, सियासत के दाव पेच देखे, कभी इनकाउंटर होने से बची तो कभी जानलेवा हमले से, लेकिन मैं चट्टान की तरह खड़ी रही, डगमगाई नहीं। आप लोगों को और एक बात पता होनी चाहिए, जो हाथी चुनाव चिन्ह है ये बाबा साहब का था और ये हाथी चुनाव चिन्ह कहीं खो गया था, लेकिन इस हाथी चुनाव चिन्ह को वापस लाने का काम साहब काशीराम जी ने किया और बहुत अच्छे से संभाला। और काशीराम साहब के जाने के बाद में इस हाथी को मैं संभाल रही हूँ। मैं आज हूँ, कल रहूँ न रहूँ, लेकिन इस हाथी को जीवित रखने की और संभालने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, देश में कैसे वातावरण चल रहा है। हमारे लोग बहुत जल्दी भावनिक हो जाते हैं। जिसके परदादा ने बाबा साहब का हर समय विरोध किया, उसी का पोता बाबा साहब की फोटो को लेकर सिर पे सत्ता के लिए लोगों को लालच देते हैं, लेकिन हमारे लोगों को किसी के बहकाव में आना नहीं है। जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं वो हमारे लोगों को सत्ता से वंचित करने के लिए बनी है। जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं उनकी तरफ हमको ध्यान न देते हुए हमारी बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, नीला झंडा, हाथी निशान, इसको हमको साथ देना है। अभी बहुत कम समय है हमारे पास में, विधानसभा का चुनाव आने वाला है और आप लोगों को कार्य करना है। आप लोग जब तक लोगों तक नहीं जाएंगे, कार्य नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आप लोगों को निर्णय करना है कि हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। मैं आप लोगों से बहुत आशा और उम्मीद रखती हूँ और जब तक मेरी सांस में सांस रहेंगी मैं बहुजन समाज पार्टी के और लिए काम करूँगी और अपने जो समाज के लोग हैं उनके हितों के लिए कार्य करूँगी। बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इस महिला मेड़ाओं को हम लोग सक्सेस बनाए, इसलिए दिन रात मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी विधानसभा की कमेटियों ने पूरी तरह मेहनत करके, चाहे वो मांडड़ का कार्यक्रम हो, चाहे फिर वो पुई का कार्यक्रम हो, चाहे फिर भियापुर का कार्यक्रम हो, चाहे फिर सिरसी का कार्यक्रम हो, और उन चारों कार्यक्रम के बाद ये आखिरी समाप्ति का कार्यक्रम कैसा होगा, किस तरह से होगा, ये हमारे लिए चिंता का विषय था। तो हमने उस चिंता को जब यानी माहौल में कन्वर्ट करके देखा तो हमें आज लग रहा है कि भाई इस महिला सम्मेलन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। और आने वाले दिनों में जो चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं,
उस विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी की तरफ से, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं खुद रहूंगा या और कोई रहेगा, कोई भी रहेगा, तो जो भी कैंडिडेट हमारे विधानसभा में रहेगा, आप सब लोगों को मैं नम्र विनती करता हूं कि आप जी जान से उस हाथी को विधानसभा पहुंचाने के लिए मेहनत करेंगे। आमच्या विधानसभेच्या पदाधिकाऱ्यांचा जो आस्वाद वाढवला आणि येणाऱ्या विधानसभेमध्ये खरंच आम्ही हत्ती उमरेड विधानसभेतून महाराष्ट्र राज्याच्या विधानमंडळामध्ये पाठवणार, हे असं सिद्ध करून या आजच्या महिला मेळावा प्रसंगी आपण सिद्ध करून दाखवलं, त्याबद्दल मी सर्वांचे अभिनंदन करतो। आणि गेल्या अनेक वर्षापासून उमरेड विधानसभेमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने आम्ही अनेक आंदोलनं करीत आहोत। या अगोदर आम्ही सामाजिक आंदोलन पक्षाच्या वतीने केले, अनेक सामाजिक घटना या उमरेड विधानसभेत घडल्या, त्यासुद्धा आम्ही सर्व पदाधिकारी मिळून आम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न केला। सोनेजरीचं प्रकरण असो, आणखी काही प्रकरण असो, तसेच सामाजिक क्षेत्राबरोबर ज्या या क्षेत्रातल्या अडचणी आहेत, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आहेत, शशिकांत भाऊ गजबे साहेब आणि सगळे मिळून आम्ही डेपोमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांना जाण्या येण्यासाठी ज्या प्रॉब्लेम्स होत्या त्या एस टी डेपोमध्ये जाऊन आम्ही त्यांना मांडल्या आणि सर्व एसट्या विद्यार्थी बरोबर पोहोचले पाहिजे म्हणून आम्ही पक्षाच्या वतीने निवेदन देऊन त्या आंदोलनं करून त्या विद्यार्थ्यांची सोय करून घेतली। रस्त्याच्या बाबतीत सुद्धा सार्वजनिक मंडळाकडे, सार्वजनिक विभागाकडे जाऊन आम्ही पक्षाच्या वतीनं अनेक आंदोलनं करून विनंती करून आम्ही खड्डे बुजवण्याचं काम पक्षाच्या वतीनं अधिकाऱ्यांना करण्याचं केलं। तसेच पक्षाच्या वतीनं अनेक अशी आंदोलनं आम्ही केलेली आहेत आणि पक्षाच्या वतीनं आम्ही आंदोलन करत असताना या क्षेत्रातील सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करतात, असं सहकार्य आपण करावं। आणि या येणाऱ्या या विधानसभेच्या निवडणुकीत निश्चितच आम्ही आपला हत्ती मुंबईच्या विधानसभेत, विधानमंडळामध्ये या विधानसभेतून पाठवू, अशी मी ग्वाही या मेळाव्या प्रसंगी माननीय प्रदेशाध्यक्ष डोंगरे साहेबांना देतो। अशाच प्रकारचे कार्यक्रम आणखी होत राहतील। आमचा हत्ती निश्चितच यावेळेस विधानसभेमध्ये जाईल, अशी आमची पक्की गावे या ठिकाणी देतो। उमरेड विधानसभा अशी आहे पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये की उमरेड विधानसभा मधूनच हत्ती निघू शकतो आणि निघल्याशिवाय राहणार नाही। फक्त साथ तुमचा पाहिजे आम्हाला, तुमचा साथ आहे का आम्हाला? उमेदवार मी नाही, गजबी साहेब नाही, आमचा उमेदवार फक्त हत्ती आहे। उमेदवार कोणीही असो, तुम्हाला सांगतो मी मागील 10 वर्षापासून उमरेड विधानसभामध्ये काम करतोय। कुठल्याही गावाच्या समस्या असो, कुठल्याही पोलीस स्टेशनच्या समस्या असो, कुठल्या ऑफिसच्या समस्या होतो, माझ्याकडे जे लोक येतात त्यांच्या समस्या मी पूर्ण करतो। तुम्हाला सांगू इच्छितो की इथली मनुवादी सरकार, जे बीजेपी सरकार आहे, काँग्रेस सरकार आहे, त्या सरकारने आजपर्यंत आपल्या उमरेड विधानसभामध्ये कुठलाही रोजगार असो की शेतकऱ्यांचा प्रॉब्लेम असो या कुठलाही प्रॉब्लेम असो आपल्यापर्यंत त्यांनी पूर्ण केलेला नाही। तुम्ही जर बहुजन समाज पार्टीचा हत्ती जर विधानसभेमध्ये पाठवत असाल तर तुमच्या पूर्ण समस्याचं निवारण बहुजन समाज पार्टीचा आमदार करेल, एवढं सांगू इच्छितो। जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता है वह कभी भी शासक नहीं बनता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनता है। इसीलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है, अगर किसी समाज के अस्तित्व को मिटाना है उसके इतिहास को मिटा दीजिए, वो खुद ब खुद मिट जाएगा। पिछले 2500 सालों से जो इस देश में बहुजनों का इतिहास था उसको नेस्तनाबूद करके मनुवादियों ने इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज में आने वाले 85% बहुजन समाज को मानसिक गुलाम बना के रखा था। इस मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने के लिए 108 संत महापुरुषों ने अपना संघर्ष, अपना जीवन दिया। फुले शाहू बाबा साहब मुख्य तौर पर और मान्यवर कांशीराम साहब, जिनका त्याग और बलिदान यहाँ पर लगा है। आज पूरे भारत देश में संविधान का राज है और संविधान समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इन 4 तत्वों पर आधारित है। ये 4 तत्व संविधान में है। क्या आज 70 साल की आजादी में हमको समता मिली?
हम सही मायने में स्वतंत्र हुए? क्या इस देश में एक में के साथ भाईचारा निर्माण हुआ या न्याय सबको समान मिला क्या? तो इस देश में संविधान तो लागू हो गया, लेकिन संविधान चलाने वाले ऐसे नालायक लोगों को हमने गद्दी पर बिठा ले जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज को समस्याग्रस्त रखा। आज हम लोगों को ये रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें। हमारे वोट एक साड़ी के लिए, मटन की बोटी के लिए और थोड़े से 5-50 रुपए के लिए लालच देकर हमारे वोट अभी तक के खरीदते आई। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इस महिला सम्मेलन के माध्यम से उमरेठ विधानसभा में आगाज कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी यहां से अपना पहला आमदार मुंबई के विधानसभा में पहुंचाकर दम लेगी। और आप सभी लोगों का जोश देकर मैं प्रदेश अध्यक्ष साहब को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि नागपुर के उमरेठ से, जो कि शेड्यूल कास्ट राखीव है, यहां से एससी समाज का और बाबा साहब का मानने वाला सच्चा अंबेडकरवादी चुन कर जाएगा। आप लोगों को सिर्फ इतनी विनती करना चाहूंगा, आने वाले इलेक्शन में, पिछला जो इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने जो भूल किए, हमने संविधान दिखाकर हमारे वोट लेने वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। एक ने संविधान का डर दिखाया, दूसरे ने संविधान मैं बचाऊंगा मेरे पास आओ ऐसा भ्रम फैलाया। लेकिन हमारे नजर में मान्य बहन जी कहती है एक सांपनाथ है और दूसरा नागनाथ, दोनों का जहर हमारी जान के लिए खतरा है। तो दोनों के किसी भी बहकाव में अभी हमको नहीं आना है। बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा, बाबा साहब का हाथी निशान और संत महापुरुषों की विचारधारा और एक ही लीडर द आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, आप महिला हो और इस पार्टी की नेशनल लीडर, इस देश की, विश्व की सबसे पहली और सबसे बड़ी कद्दावर नेता बहन मायावती है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मेरी माता बहनों, इस इलेक्शन में आप लोग उम्मीदवारों ऐसा आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने पास पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में जाकर बताना पड़ेगा कि बाबा साहब का नीला झंडा और हाथी अगर खड़ा है तो आप पंजा, कमल, तीर कमान, घड़ी ऐसे किसी भी पार्टी के आदमी को वोट नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो आपको वोट का अधिकार मिला है ये फूले शाहू और बाबा साहब के कारण मिला है। इसलिए माननीय और कांशीराम साहब कहते हैं हम अवसरवादी है, हमें अवसर मिला तो हम इस देश की सत्ता स्थापित करेंगे, दिल्ली की संसद हाथ में लेंगे और तभी सही मायने में इस भारत देश के बहुजन समाज का विकास होगा। आज के इस महिला सम्मेलन में मैं इतनी ही बात रखना चाहूंगा और आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इतने भारी तादाद में इस विधानसभा के महिला सम्मेलन में उपस्थित हुए। उमरेड विधानसभेमध्ये जवळपास हा 4 मेळाव्यानंतर 5वा संयुक्तिक मेळावा या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे आणि बहुजन समाज पार्टीचा प्रदेशचा महासचिव आणि या नागपूर जिल्ह्याचे इन्चार्ज या नात्याने आपली सगळ्याची गर्दी पाहिल्यानंतर असं निश्चित लक्षात येते की बहन कुमारी मायावतीजींचे हात या विधानसभेतून विधिमंडळावर आमदार निवडून जाऊन निश्चित आपण बळकट कराल असा आत्मविश्वास तुमच्या माध्यमातून मला या ठिकाणी वाटतोय। आणि म्हणून आमच्या ज्या खंबीर नेत्या हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और जिस राख से बारूद बनती है उसे आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी कहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी कहते हैं। आणि या नेतृत्वाच्या तुम्ही सगळ्या नेत्या आहात, या तुमच्या एक एक महिला म्हणजे एका एका गावची नेता आहे आणि ही जबाबदारी या विधानसभेची महिलांनी आपल्या खांद्यावर घेतली असं मला वाटते। आणि महिलांनी जर जबाबदारी खांद्यावर घेतली तर एकाही राजकीय पक्षामध्ये ताकद नसेल की हत्तीच्या व्यतिरिक्त या विधानसभेतून दुसरा कुठला उमेदवार निवडून येईल। महिलांनी फक्त ठरवलं पाहिजे, कारण महिलांच्या हातात कासरे आहेत दोघांचे, कोणाकोणाचे, विरोधी पक्षाचे आणि सत्ताधारी पक्षाचे। जो विरोधी पक्ष असेल आणि सत्ताधारी पक्ष असेल दोन्ही तुमच्याकडेच येणार आहे। ताई पाहिजा आहे ना, येणाऱ्या याच्यात पाहिजा। आता सगळे तुम्हाला पाहिजाच म्हणणार आहे, पण तुम्ही कोणाकडे पाहणार आहे? आम्ही तर तुम्हाला सांगायचं आहे की 77 वर्षापासून आम्ही तुम्हाला पाहूनच राहिलो, 77 वर्षापासून तुम्हाला पाहूनच राहिलो आणि म्हणून
आमच्या देशामध्ये 80 कोटी जनता रेशनवर जगून राहिली. रेशन 80 कोटी जगतात. ज्या देशाची 140 कोटी पैकी 80 कोटी जनता जर रेशनवर जगत असेल तर तो देश प्रगतीपथावर आहे की अधोगतीला आहे हे पहिले आम्हाला सांगा म्हणा. अरे तुम्ही 100 रुपये किलोचा, 120 रुपये किलोचा, 80 रुपये किलोचा तांदूळ खाणार, आम्हाला फुकटाचं ते गहू आणि रेशन जे तिकडे डुकराला चालतं ते आम्हाला देणार भारतातल्या लोकांना. म्हणून मान्यवर कांशीराम साहेब म्हणाले होते की आम्ही आमच्या महिलांना निवडणुकीमध्ये साडी देणार नाही, आम्ही आमच्या महिलांना 2000 रुपयाची साडी विकत घेईल अशी क्षमता त्यांच्यामध्ये निर्माण करू. आणि ती क्षमता निर्माण करण्याची ताकद बहीण कुमारी मायावतीजी मध्ये आहे, कारण त्यांनी ते करून दाखवलं 4 वेळच्या सरकारमध्ये. अवघ्या 45 दिवसामध्ये गुंडाराज खतम केला होता बहीणजीने. 45 दिवसामध्ये एक आमदार या विधानसभेमधून निवडून आणला. अख्ख्या महाराष्ट्राला हलवण्याची ताकद या उमरेड विधानसभेच्या आमदारामध्ये असेल. आणि म्हणून तुम्ही आम्ही सगळे मिळून एक आमदार निवडण्यासाठी आजपासून जेवढे काही दिवस निवडणुकीला असेल, नोव्हेंबर महिन्याच्या 18 किंवा 20 तारखेला निवडणुका असतील, त्या निवडणुकीपर्यंत कोणी स्वस्त बसणार नाही. प्रत्येक जण आपापल्या नातेवाईकाला, मित्राला, परिवाराला प्रत्येकाला सांगेल की यावेळेला हत्तीशिवाय, बाबासाहेबाच्या हत्तीशिवाय दुसरे कुठली बटन दाबल्या जाणार नाही. आतापर्यंत काँग्रेस आणि बीजेपी यांनी आम्हाला फक्त काय दाखवलेलं आहे, गांजर दाखवलेलं आहे. आणि हे गांजर दरवेळेला दाखवतात, आम्ही तुमचं भलं करू, आम्ही तुमचं कल्याण करू, पण आतापर्यंत यांनी कोणतंही कल्याण केलेलं नाही. आणि म्हणून बंधू आणि भगिनींनो, जास्त वेळ न घेता मी तुम्हाला म्हणतो की तुमच्या आमच्या मुलाबाळाचं जे आरक्षण आहे ते आरक्षण आता खतम झालेलं आहे. या बीजेपीने ते खतम केलं, याची सुरुवात काँग्रेसने केलेली आहे. आणि आरक्षणच नसेल तर तुमच्या आमचे मुलं बाळ सुरक्षित राहणार नाही. या देशामध्ये तुमच्या आम्ही किंवा तुमचे काही वडील असेल, काका असतील, त्यांना ज्या नोकऱ्या मिळाल्या ना त्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानामध्ये तरतूद केल्यामुळं. पण हे आरक्षणच खतम झालं तर तुम्हाला नोकऱ्या कुठून मिळणार आहे. आणि आरक्षणावर हे जाणीवपूर्वक तुम्हाला लढवत आहे, झगडा होत आहे. बीजेपी वाले असेल, काँग्रेसवाले असेल, राष्ट्रवादीवाले सेने असेल, सगळ्यात जास्त अन्याय अत्याचार महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या काळातच झालं. खैरलांची कोणाच्या काळात घडली होती? राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे मंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, RR पाटील होते, त्यांच्याच काळात खैरलांची घडली. मराठवाडा विद्यापीठाला एक नाव द्यायला या काँग्रेसवाल्यांनी 16 वर्ष लावले. साधं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतरत्न पुरस्कार दिला नाही. जिवंतपणी तर बाबासाहेबाला छेडलं, मुंबई आणि त्या भंडाऱ्यामधून 2-2 वेळा पाडलं, पण त्यानंतर त्यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानंतर राजघाटावर थोडीशी जागाही दिली नाही. हे तुम्ही समजलं पाहिजे. हे जे बाबासाहेबाला एवढं छेडलं तुम्हाला आम्हाला, तर त्यांनी आतापर्यंत काय करून टाकायला पाहिजे होतं. बाबासाहेबाला अशी अपेक्षा होती की हे माझे शिकले सवरलेले लोक सत्तेची चाबी आपल्या हातात घेते आणि आपलं कल्याण करेल. पण आमच्यातल्या शिकल्या सवरल्या बुद्धिजीवी लोकांनी स्वतःचे घर भरले, स्वतःचे मियाबीबी मध्ये खुश झाले आणि तुमच्या आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं. म्हणून ही समस्या निर्माण झाली. ही समस्या जर आपल्याला सोडवायची असेल तर त्यासाठी मान्यवर कांशीराम साहेबांनी फुले शाहू बाबासाहेबांच्या विचाराची एकमेव पार्टी बनवली. निळ्या झेंड्याची, एक नेता, एक चिन्ह आणि एक पक्ष, तो म्हणजे बहुजन समाज पार्टी. झेंडा, निळा झेंडा, हत्तीचं चिन्ह हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये उमरेड विधानसभेवर महाराष्ट्राच्या हा हत्ती कसा दौडेल याच्यासाठी प्रत्येकाने आजपासूनच प्रयत्न केला पाहिजे. आपण तो प्रयत्न कराल अशी अपेक्षा करतो. आपका ये विशाल सम्मेलन इस उमरेड की नगरी में होने जा रहा है साथियों. आप लोगों ने इतनी बड़ी विशाल संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं. क्या सोचकर आप लोग आए, क्या सोचकर आप लोग यहाँ पर इस कमिटमेंट को लेकर आए? यही बात आप लोगों ने सोची होगी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जीते जी अपने सभी बच्चों की बलि, अपनी पत्नी की बलि, माँ रमाई की बलि दे दी, लेकिन संपूर्ण बहुजन समाज के लिए एक ऐसा भारत निर्माण किया कि जिस भारत के अंदर आज हम मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे साथियों. और उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को खुश होना चाहिए, सुखी होना चाहिए. इसलिए आप लोगों को खुशी होना चाहिए साथियों कि SC ST OBC की जो समस्या थी वो तो समस्या थी, लेकिन इस देश के अंदर तमाम महिलाओं की जो व्यवस्था थी, शायद इस देश की तमाम महिला, चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो, शूद्र क्यों ना हो, उन सारी समस्या, सारी महिलाओं की समस्या केवल एक थी कि उनको शूद्रों से भी गया बिता अधिकार था इस देश के अंदर. शूद्रों से भी गलत तरीके से उनको आचरण इस देश के अंदर दिया जाता था. और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना अथक प्रयास किया, उन्हीं महिलाओं के लिए मैं बताना चाहता हूं साथियों, आप इस देश में 50% हो, आप इस देश में 50% हो. यदि आप लोग समझ जाओ, आप लोग यदि हौसला बना लो
आप लोग यदि कमिटमेंट कर लो तो इस देश का तख्त आप लोग बदल सकते हो। और हमें बड़ा गर्व है, स्वाभिमान है कि एक महिला के नेतृत्व के तले संपूर्ण बहुजन समाज आज काम कर रहा है साथियों, और वो भी एक महिला है। आप लोगों को समझना चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जिस हिंदू कोड बिल के लिए, जिस महिलाओं के अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर लड़ रहे थे, उसी समय इस देश की तमाम महिलाएं, SC ST OBC की महिलाएं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के घर के सामने बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी साथियों। वो दिन आज भी हमें याद पड़ता है 1952 का। वो दिन, जो दिन के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने कानून मंत्री का त्याग पत्र दिया, केवल इसलिए कि इस देश की तमाम महिलाओं को, इस देश की संपूर्ण महिलाओं को, केवल SC ST की महिलाओं को नहीं, तो इस देश की तमाम महिलाओं को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वो हक और अधिकार दे सके जो आपके लिए बना है साथियों। और 1952 में वो अधिकार मिला, तो आज आप लोग अपने पिताजी के संपत्ति में भी तो अधिकार मांगते हो, उनके खेती में अधिकार मांगते हो, अपने भाई के खेतों में अधिकार मांगते हो, अपने पिताजी की संपत्ति में अधिकार मांगते हो। ये किसी और ने नहीं, तो इस देश के कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने आप लोगों को दिया, जो कतई आप भूल गए हो साथी। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि शूद्र से भी ज्यादा बेकार हालत इस देश में महिलाओं की थी। ढोर गवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी समझते हो इस बात को। तुलसीदास जी कहते हैं इस देश में शूद्र, ढोर, गवार और इस देश की तमाम नारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना चाहिए। आज बाबा साहब के संविधान के इतने सालों के बाद भी आप लोग देखिए क्या हो रहा है इस देश में। इस देश की गवर्नमेंट में जो आंकड़े दिए हैं, उसके माध्यम से सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार इस देश में यदि किसी के ऊपर होता है तो वो महिलाएं हैं साथियों। आए दिन, अभी लातूर की बात ले लो, हमारी 16 साल की महिला बच्ची के ऊपर इतने गलत तरीके से अन्याय अत्याचार हुआ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं साथियों। मैं उस लड़की को देखने के लिए गया, उस लड़की को देख के मेरे अंदर वो ऐसा लगा कि शायद मेरे हाथ में कुछ उस समय होता तो मैं उन लोगों को काट डालता। इतना बुरा हम लोगों को लगता है जब हमारे समाज की महिलाओं के साथ इस तरीके का अन्याय अत्याचार होता है। और इसलिए जब हम इतने सारे प्रताड़ित हैं, इतना कुछ चल रहा है, ऐसे समय में हम लोगों ने अपने भूख की तरफ नहीं देखना चाहिए साथियों। आज ये वक्त है, आज ये समय है, आप लोगों के सामने यदि आप इकट्ठा नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, कल का दिन बहुत बुरा आने वाला है साथियों। क्योंकि ये मनुवादी गवर्नमेंट, ये मनुवादी लोग, चाहे बीजेपी का नाम ले लीजिए, चाहे कांग्रेस का नाम लीजिए, वो तो चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर और इस देश के तमाम SC ST OBC के ऊपर हमेशा अत्याचार होते रहना चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान को उन्होंने कभी माना ही नहीं है, उन्होंने भारतीय संविधान को कभी माना ही नहीं है। आज भी वो इस देश में मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, इसलिए आज भी महिलाओं के ऊपर इस देश के अंदर उस मान सम्मान की जिंदगी के लिए या मान सम्मान की जिंदगी के तहत महिलाओं को नहीं देखा जाता। महिलाओं को पूजा जाता है, लेकिन अत्याचार उससे ज्यादा किया जाता है साथियों। और इसलिए आप लोगों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि महिलाएं यदि किसी गवर्नमेंट में सुरक्षित रही तो वो बहन मायावती जी के गवर्नमेंट में सुरक्षित रही साथियों। 6 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी। अभी जाके देखिए, जब बहन जी का 4 बार शासन रहा, महिलाओं के ऊपर आंच भी बहन जी ने नहीं आने दिया। कोई यदि महिलाओं की तरफ गलत दृष्टि से देखता है तो बहन जी ने उनको अंदर डालने का, कैद में डालने का, जेल में डालने का काम किया। ऐसी शेरनी महिला हमारी नेता है साथियों। तो क्या आप लोग नहीं चाहते, क्या आप इस उमरेड के साथ ही, इस महाराष्ट्र के साथ ही नहीं चाहते कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ वो हम महाराष्ट्र के अंदर भी निर्माण करें साथियों? यदि आप नहीं कर पाए तो आपको अपने बच्चों को पालने का भी कोई और अधिकार नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन बच्चों को आप जन्म देते हो, कहते हैं माँ जननी होती है, महिलाएं जननी होती है। आप लोगों के अंदर जो अधिकार है, आप लोगों के अंदर जो शक्ति है, ताकत है, वो शायद इस निसर्ग ने किसी को नहीं दी साथियों। पूरे देश को, पूरे जनता को
पूरे सृष्टि को तहस नहस करने की ताकत आप लोगों में है। लेकिन आपको मालूम है, जिस बच्चे को आप 9 महीने अपने गर्भ में रखते हो, जिसको बहुत लाड प्यार करते हो, जिसके लिए अपनी जान की बलि देना चाहते हो आप, वो बच्चे को आप इस देश के अंदर जन्म देकर किस तरीके का जीवन देना चाहते हैं आप लोग? अरे आज हमारा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये बोलकर हमें हमारे वोटों को कांग्रेस ने खरीद लिया, भ्रांतियां फैलाकर कांग्रेस ने खत्म कर दिया हमारे समाज को। और आज जब संविधान की गवाही देते हुए लोकसभा के अंदर आप लोगों ने उनको भरे भर भर वोट दिए, उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजा, तो साथियों 1 अगस्त को इस देश में जो बाबा साहब ने 1935 के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से, गोलमेज परिषद के माध्यम से आपके हमारे बच्चों के लिए जो अधिकार लाया, रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई, सर्विसेज में अधिकार लाया, एजुकेशन में अधिकार लाया, उन अधिकारों को खत्म करने की साजिश इस देश के तमाम मनुवादी गवर्नमेंट के लोग, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से किया। 1 तारीख को निर्णय आया, 1 तारीख को क्या बोलते हैं कि SC ST रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? इस देश में अभी बौद्धों ने बहुत अच्छा ज्यादा रिजर्वेशन ले लिया, अभी इनको देने की गरज नहीं, इनको देना भी है तो 0.1% दीजिए। 59 जातियां हैं, 59 जातियां महाराष्ट्र के अंदर, 13% रिजर्वेशन मिल रहा है, और उनको मालूम है कि ये समाज आगे बढ़ रहा है, इनको खत्म करना है, तो इनके रिजर्वेशन पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा। साथियों, वैसे ही इस देश के अंदर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सारे गवर्नमेंट नौकरियां खत्म कर डाली थी, और जो कुछ बचा कुचा था वो इस 1 अगस्त के डिसीजन के माध्यम से खत्म करने की पूरी साजिश इस देश में की जा रही है। लेकिन कोई नेता अपना मुंह नहीं खोल रहा है साथियों, कोई नेता मुंह नहीं खोल रहा है। आपके बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, उनकी फ्यूचर अच्छा रहे, उनका भविष्य अच्छा रहे, इसके लिए केवल एक नेता ने अपना मुंह खोला, जिस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी है, और जिस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है साथियों। तो जो हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके लिए, समस्त बहुजन समाज के लिए जो महिला जो नेतृत्व काम करना चाहते हैं, क्या आप लोग नहीं चाहते कि उस महिला के हाथों को मजबूत किया जाए? क्या आप लोग नहीं चाहते कि वो महिला दोबारा इस गद्दी पे बैठे? क्या आप नहीं चाहते कि वो हाथी, वो नीला झंडा वाला आदमी वो विधानसभा के अंदर जाए और हमारे संविधान को याज इट इज रखने के लिए काम करे, कारगर साबित हो? यदि ऐसा करना है, यदि आने वाले दिनों में आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपका हितैषी कोई इस देश के अंदर है तो केवल बहुजन समाज पार्टी और नीला झंडा और हाथी निशान है, और उसको आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में उसको चुनकर देंगे, तभी आपको अपने बच्चों को जीवन देने का हक और अधिकार होगा साथी। और इसलिए मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए, बाबा साहब के इस संविधान को, बाबा साहब के रिजर्वेशन पॉलिसी को, बाबा साहब ने दिए हुए आरक्षण को, और आपके और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, समाज को जन जागृति करने के लिए, जन जन तक पहुंचने के लिए हमने दीक्षा भूमि से लेकर तो चैत्य भूमि तक जन जागरण और संविधान का संवर्धन एक अभियान हमने रखा है साथियों। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, तमाम लोगों से, कि आप लोग बाबा साहब के इस संविधान के लिए, क्योंकि बाबा साहब का उंगली टूटती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है, बाबा साहब के डिसिक्रेशन होता है, उनके पुतले के साथ कुछ होता है तो आपको बड़ा बुरा लगता है। अरे जब बाबा साहब ने सबसे बड़ी ग्रंथ, सबसे बड़ी किताब संविधान हम लोगों के लिए लिखी, आरक्षण हमको दिया, उस आरक्षण आज खतरे में है, संविधान आज खतरे में है, तो क्या आप लोग उसके लिए रास्ते पे नहीं उतरेंगे? क्या आप उसके लिए नहीं लड़ोगे? आपको लड़ना होगा साथियों, लड़ोगे तो बचोगे, नहीं लड़ोगे तो अपना अस्तित्व खो दोगे आप साथियों। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो ये 12 दिन का जो कार्यक्रम लगा है, दीक्षा भूमि से लेकर चैत्य भूमि तक, उस कार्यक्रम को आप भली भांति सक्सेसफुल करोगे। आने वाले दिनों में इस उमरेड विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का हाथी चुन कर दोगे,
इसी आशा उम्मीद के साथ आपकी रजा लेता हूं। आपल्या विचारधारेची माणसं या संसदेत असली पाहिजे आणि ते तुम्ही ऐकलंय की बाबासाहेबांनी म्हटलं की जा तुमच्या घराच्या भिंतींवर कोरून ठेवा की तुम्हाला या देशाची शासनकर्ती जमात पाहिजे। देशाची शासनकर्ती जमात झाल्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही, कारण तुमच्यावर कितीही अन्याय होत असेल, महिलांच्या संदर्भात किती मोठा महिलांवर अत्याचार, महिलांची हिंसा होते, पण इथे महिलांना न्याय मिळाल्या जात नाही। दलितांची घरे जाळल्या जातात, मुस्लिमांवर आदिवासींवर अन्याय होतो। आताच आपण पाहिलं आहे की SC ST या कॅटेगरीचं आरक्षण संपुष्टात आणलेलं आहे, संपवलेलं आहे या शासनाने। तुमच्या उमरेडमधून सुद्धा तुम्ही अनेकदा मोर्चे काढले असेल, तुम्ही निवेदनं दिली असतील कलेक्टरला, पण काय झालं त्याचं? काहीच नाही। त्यांनी जे ठरवलं ते करून दाखवतात आणि त्यांनी करूनच दाखवलं। भारतीय संविधानामध्ये या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांना सन्मानाने जगता यावं, त्याच्यासाठी शैक्षणिक आरक्षणाची तरतूद बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली, पण या सत्ताधारी शासनाने मात्र हे आरक्षण संपुष्टात आणलं। कुठे चाललाय देश? बरं, हे शासन असं म्हणतं यांनी तर आरक्षण संपवूनच टाकलं, पण जे म्हणतात मागच्या निवडणुकीमध्ये की आम्हाला संविधान वाचवायचं आहे, त्या माणसानी तर जाहीररित्या 8 दिवसाच्या आधी पेपरला बातमी दिली की म्हणे SC STचं आरक्षण मी संपुष्टात आणणार आहे, म्हणजे मी संपवणार नाही। म्हणजे दोघंही, जसं माझ्या आधीच्या पूर्ववक्त्यांनी म्हटलं की एक सापनाथ है तो दुसरा नागनाथ है, दोघांचंही काम समाजामध्ये विष पेरणं आहे, या समाजाला मारून टाकणं आहे। इथे माणसाला माणसासारखं जगवणं हा उद्देश नाही। बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाच्या संविधानात भारतात राहणाऱ्या सगळ्याच समाजाच्या लोकांना सन्मानाने जगता यावं यासाठी संविधानामध्ये तरतूद केलेली आहे। ज्यांनी म्हटलं की आम्ही या देशाच्या संविधानाचे रक्षण करते आहोत, त्यांनीच भारतीय संविधानाच्या 124 कलमांमध्ये बदल केलेला आहे। आणि आता जे सत्ताधारी शासन आहे ते काय करतं तुम्हाला माहिती आहे? मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांची संख्या आहे म्हणून आपल्याला सांगितलं पाहिजे। 2002ला बिल्किस बानो नावाचं जे प्रकरण महिलेवर अन्याय झाला गुजरातमध्ये, मागच्या वर्षी 1-2 वर्षाच्या आधीच त्या सगळ्या 11 लोकांना निर्दोष मुक्त या शासनाने केलेलं आहे। कुठे चाललाय देश? मणिपूर एवढं जळलं, आदिवासींच्या महिलांवर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, त्यांची धिंड काढण्यात आली, पण देशाचे प्राईम मिनिस्टरनी तोंडातून एक शब्द देखील त्या महिलांच्यासाठी काढला नाही आणि तो त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी पाहिलं नाही। सगळ्या देशामध्ये, विश्वातल्या सगळ्या देशामध्ये फिरायला या माणसाला वेळ आहे, पण महिलांचं सुख दुःख जाणून घेण्यासाठी या माणसाजवळ वेळ नाही। अशी आहे ही शासनकर्ती जमात। आपण काय करतो आहे? 17 झेंडे आणि 18 पार्ट्या एकमेकांसोबत भांडतो आहे, आपल्यामध्येच भांडणं करतोय। नेतृत्व आपण स्वीकारायला तयार नाही। प्रत्येकाला असं वाटतं की मी पुढे गेलो पाहिजे, मी पुढे केलं पाहिजे, कुणाचंही नेतृत्व स्वीकारण्याची आपली तयारी नाही। तुमचा दोष नाही बांधवांनो आणि भगिनींनो, तुम्ही काय करणार? जसा नेता असेल, जशी मी बोलेल तुम्ही तसं ऐकणार। नेता चांगला पाहिजे, चांगल्या गोष्टी सांगणारा पाहिजे आणि तुम्हाला त्या नेत्याचं नेतृत्व आवडलं देखील पाहिजे। माणसासाठी काम करायचं नाही, व्यक्तीसाठी काम करायचं नाही, पण व्यक्ती देखील तितकाच महत्वाचा असतो, हे लक्षात ठेवा। मी या ठिकाणाहून तुमच्यासोबत कशीही बोलत असेल, समाजामध्ये वागताना मी तुमच्यासोबत कसंही वागत असेल, मला धड बोलता येत नाही, मला धड वागता येत नाही, मला माणसं जोडता येत नाही, अशा नेतृत्वाच्या मागे तुम्ही उभे राहणार का? अजिबात नाही। बाबासाहेब आंबेडकरांचं नेतृत्व या जगातलं नंबर 1 नेतृत्व होतं। आयरन लेडी बहन कुमारी मायावतीजी या जगातलं बहुजन समाज पार्टीचं नंबर 1चं नेतृत्व आहे। मान्यवर कांशीराम साहेब, फुले शाहू भीमानंतर बहुजनांचा वाली, घरोघरी पेटविल्या क्रांतीच्या मशाली, या कामाचे कुणा नाही मागितले दाम, वारे वा धन्य कांशीराम,
वारे वा धन्य कांशीराम. कांशीराम साहेबांनी देखील बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा रथ पुढे नेला. म्हणजे हे नेतृत्व देखील नंबर 1 कॅटेगरीचं होतं आणि म्हणून नेतृत्वाच्या मागे आम्ही उभं राहिलो आहे. त्यांची विचारधारा आपण स्वीकारलेली आहे. नेत्याला आणि नेतृत्वाला देखील तितकंच महत्व आहे आणि म्हणून बांधवांनो आणि भगिनींनो, आपण सगळे सुज्ञ आहात. ही जी काही फुले शाहू आंबेडकरांची विचारधारा आहे, ही विचारधारा आपल्याला जिवंत ठेवायची आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संघर्ष तुम्हाला माहिती आहे. आताच माझ्या पूर्ववक्त्यांनी सांगितलं की बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या घरादाराकडे लक्ष दिलं नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांचा गंगाधर असेल, रमेश असेल, इंदू असेल, राजरत्न असेल आणि रमाई असेल, संपूर्ण कुटुंब बाबासाहेब आंबेडकरांचा आपल्यासाठी त्यांनी कुटुंबाचा बळी दिला, विचार केला नाही. हा संघर्ष आपल्याला कदापिही विसरता येत नाही आणि म्हणून मागे काय झालं ते जरा आपण विसरून जाऊया. पुढे काय करायचं आहे, आपली दिशा कशी असेल, आपलं कर्तव्य काय, आपलं कर्तृत्व काय असलं पाहिजे, हे कर्तव्य कर्तृत्व लक्षात घेऊन समाजामध्ये जाऊन आपल्याला काम करायचंय. माझं पोट भरलं म्हणून झालं, समाज तुमची वाट पाहते, समाजाला तुमची गरज आहे आणि म्हणून ही समाजाची गरज ओळखून जरा समाजामध्ये या लोकांमध्ये जाऊन आपण ही विचारधारा पेरली पाहिजे. येत्या 1.5 महिन्यामध्ये निवडणुका आहे. बहुजन समाज पार्टीच्या विचारधारेचा जोही नेता, जोही उमेदवार राहील, त्या उमेदवाराच्या पाठीमागे आपल्याला उभं राहायचं आहे. भरघोस मतानी आपलं कर्तव्य जे आहे ते आपल्याला बजावायचं आहे आणि आपल्या समोर बाबासाहेब आंबेडकरांचं हत्ती चिन्ह, हेच चिन्ह लक्षात ठेवून आपल्याला या चिन्हाची बटन दाबायचे. बरेच लोक आपल्यापर्यंत येईल, बऱ्याच पक्षाची लोक आपल्यापर्यंत येईल, तेव्हाही पैसे आपल्याला वाटतील. साध्या सभेसाठी म्हणून 500-500 रुपये यांनी वाटले, गाड्या पाठवल्या. आता तुम्हाला तुमचं मत त्यांनी तर तसंही 1500 रुपयामध्ये विकत घेतलंच आहे. मी आपल्याला सांगितलं पाहिजे, तेही 1500 रुपये तुमच्या श्रमाचेच आहे. आणि म्हणून ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या माय बहिणीच्या इज्जतीपेक्षाही जास्त मताची किंमत सांगितलेली आहे, ते मताची किंमत आपण कायम करत, मतदान ही दुधारी तलवार, हिचा वापर करा बरोबर, नाहीतर ती उलटेल उलटी तुमच्यावर. हे जे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी सांगितलेलं आहे, हे देखील आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आज नाही तो कभी नाही. वेळ जाऊ द्यायची नाही, गेलेली वेळ पुन्हा येत नाही. आणि म्हणून माझ्या बांधवांनो आणि भगिनींनो, या प्रसंगी वेळ भरपूर झालेला आहे. हा माईक आजही माझा भरपूर आवाज खिचून राहिलेला आहे. याला वाटतच नाही का माहिती नाही मी तुमच्या सोबत बोलावं, हा माझ्यावर प्रेमच करून राहिलेला नाही. याच्यासाठी काय करावं हे समजत नाही. आजही हा खूप त्रास देऊन राहिलाय. गर्दी कमी झालेली आहे, तुमचा इंटरेस्टही थोडा कमी झाला, म्हणून वेळेचं भान ठेवता. आणखी माझ्या भगिनी या ठिकाणी बोलायच्या बाकी आहे, त्यांच्यासाठी मी माझा वेळ ठेवते. आपण मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल सगळ्यांचे मी आभार मानते. कायमस्वरूपी बहुजन समाज पार्टीच्या मागेच आपण उभं राहिलं पाहिजे, ही विचारधारा आपण स्वीकारली पाहिजे, ही आग्रहाची विनंती आपल्याला करते. आपण मला ऐकून घेतलं त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानते. सन्माननीय गजभिये दादांनी मला या ठिकाणी 3ऱ्यांदा 4थ्यांदा बोलवलेलं आहे, सन्मानजनक बोलवलं. येण्या जाण्याचा 3-3 हजार रुपये मला डिझेल पेट्रोलचा खर्चही दिला. माझं खाणं पिणं हा सगळा सन्मान मला गजभिये दादांनी दिलेला आहे, म्हणून दादांचे देखील मी शतशः या ठिकाणी धन्यवाद मानते. सन्माननीय प्रियाताई गुंडाने, आमच्या ढोरेताई, सगळ्याच भगिनी नेहमीच माझा सन्मान करतात, स्टेज मला उपलब्ध करून देतात, म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्या बांधवांचं, भगिनींचं या ठिकाणी शतशः आभार मानते.